साथ बदलते भारत की शान। कृषि में सिर्फ अच्छी फसल लेना चैलेंज नहीं होता, बल्कि उससे बड़ा चैलेंज होता है पोस्ट हार्वेस्टिंग का, जिससे कि जो किसान भाई बहन हैं वो अपनी फसल का रखरखाव ठीक से कर सके मार्केट पहुंचाने तक। क्योंकि अगर मार्केट तक पहुंचने से पहले ही उनकी फसल खराब हो गई तो उनको एक बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप में। कृषि स्टार्टअप में आज की जर्नी होने वाली है कुछ खास इसलिए क्योंकि हम वहाँ पहुँचे हैं सीफेट लुधियाना पंजाब में। सीफेट यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, चलिए मेरे साथ। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप में। दोस्तों, एक बार फिर से इसलिए स्वागत किया है जिन्होंने लास्ट वीक हमारा एपिसोड नहीं देखा था। मैं एक बार फिर से उनको बता देती हूँ कि ये हरिंदर सिंह जी हैं और लास्ट वीक हमने इनकी एक टेक्नोलॉजी दिखाई थी हनी प्रोसेसिंग मशीन को लेकर, और आज एक बार फिर ये हमारे साथ हैं। और शुरुआत में ही मैंने आपको बताया कि आज की जो जर्नी है वो थोड़ी खास होने वाली है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर हरिंदर सिंह जी के साथ साथ हम सीफेट पहुंचे हैं। और सीफेट में आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे साइंटिस्ट से कराएंगे, जैसा कि इन्होंने बताया था, जो इनकी टेक्नोलॉजी है वो इनको सीफेट से मिली है। तो आज हम आपकी मुलाकात उन प्रिंसिपल साइंटिस्ट से भी कराने वाले हैं जिनकी ये टेक्नोलॉजी है। तो चले हरिंदर जी। हेलो एंड वेलकम टू आवर शो कृषि स्टार्टअप सर। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि एग्रीकल्चर में सिर्फ फसल उगाना इम्पॉर्टेंट नहीं होता, चैलेंज नहीं होता, जो पोस्ट हार्वेस्टिंग है वो एक ज़्यादा बड़ा चैलेंज है। और आज हमारा ये जो एपिसोड है थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि हम सीफेट में हैं, और सीफेट में आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं डॉक्टर संदीप मान जी से। बाकी का इंट्रोडक्शन मैं चाहूँगी संदीप जी आप खुद दें हमारे व्यूअर्स को। मैं सीफेट में 2013 से काम कर रहा हूँ। अभी मैं प्रिंसिपल साइंटिस्ट और हेड हूँ एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर और एनवायरनमेंट कंट्रोल डिवीज़न का। तो इस डिवीज़न के अंतर्गत हम लोग काम करते हैं कृषि संरचनाओं के ऊपर, एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर के ऊपर, पैकेजिंग के ऊपर और एनिमल कंफर्ट के ऊपर, ग्रेन स्टोरेज के ऊपर। तो ये हमारा जो है इस डिवीज़न का मेन मैंडेट है जी। और दोस्तों, हमारे साथ हरिंदर सिंह जी भी हैं। इनकी मुलाकात हम पिछले हफ्ते भी आपसे करा चुके हैं। और हरिंदर जी, फिर भी मैं चाहूँगी एक बार आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को फिर से दे दें जिन्होंने लास्ट टाइम आपको मिस कर दिया देखने से। मेरा नाम हरिंदर सिंह है और मैं एबी इंजीनियर लुधियाना से हूँ। जैसा कि लास्ट वीक आपने देखा कि हम लोगों ने हनी प्रोसेसिंग प्लांट पे बात की, और ऐसी मेरे पास एक और टेक्नोलॉजी है टैरो पीलिंग मशीन, और वो टेक्नोलॉजी मेरे को सीफेट से मिली है। तो इंट्रोडक्शन दोनों का हो गया है। डॉक्टर संदीप मान भी हमारे साथ हैं और हरिंदर सिंह जी भी हमारे साथ हैं। पहले संदीप जी आपसे पूछेंगे, हम टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे, लेकिन क्योंकि आप खुद एक प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं, सीफेट में हैं, तो जो पोस्ट हार्वेस्टिंग है, आपको क्या लगता है कि जो एग्रीकल्चर फील्ड है वो कितना बड़ा चैलेंज है पोस्ट हार्वेस्टिंग इसमें? अगर मैं बात करूं पोस्ट हार्वेस्ट सेक्टर की, तो इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं और बहुत सारी टेक्नोलॉजी हैं जो फार्मर फ्रेंडली हैं और विलेज लेवल पे अडॉप्ट की जा सकती हैं। बस सिर्फ जो किसान हैं, जो प्रोड्यूसर है, उसको अपना एक मानसिकता में बदलाव लाने की ज़रूरत है। पहले तो उनमें डर रहता है कि भाई हम प्रोडक्शन करते हैं तो हम प्रोसेसिंग नहीं कर सकते। हम इस इंस्टीट्यूट में ये ट्रेनिंग देते हैं और उनमें कॉन्फिडेंस देते हैं हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के द्वारा कि भाई आप प्रोसेसिंग कर सकते हो। प्रोसेसिंग के बाद मार्केटिंग कैसे करना है वो भी एक चैलेंज रहता है, उसके बारे में भी बताया जाता है। तो ये फील्ड में बहुत संभावनाएं हैं, वैल्यू एडिशन में बहुत संभावनाएं हैं, और फार्मर अगर अपना लाइवलीहुड और अपनी इनकम बढ़ाना चाहता है तो उसको खाली प्रोड्यूसर ना रह के प्रोसेसर बनना पड़ेगा। प्रोसेसिंग के क्षेत्र में हाथ
हाथ आजमाने पड़ेंगे, आगे आना पड़ेगा। तो बेहद अच्छी बात कही है डॉक्टर मान ने यहाँ पर कि जो हमारे किसान हैं उनको कहीं ना कहीं उस फसल को प्रोसेस भी करना पड़ेगा, तभी वो एक अच्छी आमदनी ले पाएंगे। डॉक्टर मान आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो ट्रेनिंग पीरियड दिया जाता है वो कितना लंबा होता है और किस तरह से जो हमारे किसान भाई बहन हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। हम अपनी वेबसाइट पे जो भी हमारी टेक्नोलॉजी है वो हमने डाली हुई है और जो भी किसान भाई हैं वो सीधा हमसे संपर्क कर सकते हैं। ट्रेनिंग का ड्यूरेशन 3 दिन से 5 दिन का हो सकता है और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि उसमें कितना आपको हैंड्स ऑन करना है, कितनी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। हरिंदर जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी क्योंकि पिछली बार हमने हनी प्रोसेसिंग मशीन के बारे में जाना था, तो आज हम पिलिंग टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या है ये टेक्नोलॉजी? जैसे हम कई सब्जियां हैं, जैसे अरबी हो गया, अदरक हो गया, गाजर होगी, ऐसे को उसको छीलने के लिए हमने एक छोटी सी डिवाइस बनाई है। इसकी प्रोडक्शन एक बार में 5 kg का बैच है जी, और एक बार में 1 आवर की कैपेसिटी की अप्रॉक्सीमेट 250 kg की 1 आवर की कैपेसिटी है। तो इससे आपका काम बहुत इजी हो जाता है। इसमें वाटर की यूजेस बहुत कम है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी की कम यूजेस बहुत कम है। और जो आपका जैसे अरबी है उसको अगर हम लोग छीलते हैं तो उसके जो उसका केमिकल है जो भी है उसके अंदर, वो अपने हाथ को लगता है, इचिंग होती है उससे, तो इससे इस चीज़ से बच जाते हैं हम लोग। डॉक्टर मान, जब हम बिहाइंड द कैमरा थोड़ी सी बात कर रहे थे तो बड़ा अच्छा सा किस्सा आपने सुनाया था अरबी को लेके। मैं चाहूँगी आप हम बड़ा दिलचस्प सा किस्सा भी है तो आप हमारे दर्शकों से भी साझा करें वो। जैसे कि आपको भी अरबी पसंद है तो मुझे भी अरबी पसंद है। और अरबी में ऑक्जेलिक एसिड होता है जो आपके हाथ में जब आप छीलते हो उसको तो वो खारिश पैदा करता है, रेशिश पैदा करता है। कई लोग इससे एलर्जिक भी हैं। तो ये काम मेरी वाइफ को, छीलने का काम मेरी वाइफ को करना पड़ता है। और क्योंकि हम इस क्षेत्र में हैं, मैं प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग में काम करता हूँ, तो एक बार उन्होंने मुझसे कहा, भाई आप क्या मशीनें बनाते हैं, ये तो कोई सोल्यूशन आप दे नहीं पाए, अरबी छीलने का तो कोई सोल्यूशन आपके पास है नहीं। तो इससे इस टारो पीलिंग मशीन की प्रेरणा हमें मिली कि भाई इस पे काम करना चाहिए, इसको बनाना चाहिए। और इस तरीके से हमने इस काम को फिर शुरू किया और कुछ समय के बाद टेक्नोलॉजी और मशीन की फॉर्म में आपके सामने है। हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है और कहीं ना कहीं ये टेक्नोलॉजी ईजाद आपने की तो उसके पीछे भी आपकी मिसेस का हाथ रहा। वो शिकायत नहीं करती तो शायद आप इतना सोचते भी नहीं। हाँ, ये एक्चुअली जब आप रियल टाइम की जो प्रॉब्लम है वो फील्ड से ही आती है, वो आपके घर से भी आ सकती है। कई बार हम किसानों से बात करते हैं, उनसे भी जब आप इंटरेक्ट करते हो तो पता लगता है कि भाई गैप कहाँ है। तो ये गैप था और बिल्कुल सामने गैप था। और प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग के फील्ड में होने के बाद भी मुझे तो कभी ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि भाई इस पर भी काम करने की ज़रूरत है। तो बट कहीं से ट्रिगर हुआ और सॉल्यूशन मिला। डॉक्टर मान, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि घर से मिले इस चैलेंज को पूरा करने में आपको कितना वक्त लगा? इसमें वक्त तो लगा क्योंकि ये कोई एकदम अप्रूव्ड प्रोजेक्ट नहीं था। एक स्टूडेंट आए हमारे पास और तभी ये दिमाग पे ये हावी था। तो हमारे पास स्टूडेंट ट्रेनिंग भी आते रहते हैं, जो अलग अलग यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट पढ़ते हैं, वो भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए यहाँ आते हैं और हमने अपने दरवाजे खोले हुए हैं यहाँ। हमारे निदेशक साहब बहुत इसमें क्लियर हैं कि जब जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं वो यहाँ आएंगे और प्रोसेसिंग का एक्सपोजर लेंगे क्योंकि वो हमारा भविष्य है। तो इसी तरीके से उसी कड़ी में ग्रीष्म अवकाश के दौरान जो प्रशिक्षण एक हमारा कार्यक्रम रहता है 1 महीने का, उसमें कुछ स्टूडेंट आए थे। उस स्टूडेंट के साथ मिलके हमने इस परिकल्पना को संजोया और इसको डिज़ाइन किया और इसको बिल्कुल जो हमारे पास वेस्ट चीज़ें पड़ी थी, मोटर या जो हमारे वर्कशॉप में थी, तो उसी साजो सामान को लेके हमने इस मशीन को तैयार किया। इसके रोलर अगर मैं आपको बताऊं तो जो फुटमेट है हमारा, जो जूते झाड़ने काम आता है, उससे हमने इसको बनाया फुटमेट को। तो फर्स्ट प्रोटोटाइप है ये और बड़े अच्छे से काम करता है। तो बहुत ही कोई इससे हमने बहुत ज़्यादा पैसा इंस्टीट्यूट का खर्च नहीं किया और ऐसे ही जो चीज़ें थी अवेलेबल थी उन्हीं को यूज़ करते हुए हमने इसको बनाया मशीन। बिल्कुल, ये होता है कि इंजीनियर माइंड के, जैसा कि इन्होंने बताया कि जो रोलर हैं, जो ब्रश लगाए हैं इन्होंने मशीन में, वो फुट मैट से ही तैयार कर दिए। तो बातचीत डॉक्टर मान से और हरिंदर जी से जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ डीडी किसान पर।
रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। जल्दी करो यार प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। वेलकम बैक टू आवर शो कृषि स्टार्टअप। और कृषि स्टार्टअप की टीम इस वक्त है सीफेट लुधियाना पंजाब में। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि आज की जो स्टार्टअप जर्नी है थोड़ी सी अलग है, क्योंकि आज हम सीफेट के प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर संदीप मांझी से भी आपकी मुलाकात करा रहे हैं। तो आपकी जो ये जो जर्नी थी, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि कैसे शुरुआत हुई, कैसे इस फील्ड में आना हुआ। मैं मैथमेटिक्स में ठीक था और मुझे लगता था कि मुझे इंजीनियर बनना चाहिए, और प्लस तब उतना अवेयरनेस तो नहीं थी। मैं 1992 में मैंने +2 किया था, तो उस वक्त जो भी कंपटीशन था उसके माध्यम से मेरे पास 3 ऑप्शन थी: सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। तो जैसे कि आप पूछते हैं कि किसका क्या स्कोप है, तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का मुझे बताया गया कि इसमें ये जो ब्लेंड है, सिविल का भी ब्लेंड है और मैकेनिकल का भी ब्लेंड है। तो मुझे ये बड़ा इम्प्रेसिव लगा। मुझे थोड़ा सा आइडिया था, और एक मेरी जो स्कूलिंग थी वो भी गवर्नमेंट स्कूल से हुई, तो हमारे जो भी साथी थे वो भी बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से थे। तो वो ऐसा माहौल था, तो मुझे लगा कि ये जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ब्रांच है ये मेरे को ज़्यादा सूट करेगी, इसमें मैं ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो मैंने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ब्रांच को ऑप्ट किया। फूड प्रोसेसिंग एक बड़ा बज़वर्ड था। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो ब्रांच है वो भी, उसमें भी अलग अलग स्पेशलाइजेशन है। मुझे लगा कि मुझे फूड प्रोसेसिंग में जाना चाहिए। मैं अब अपनी जॉब को एंजॉय कर रहा हूँ, फार्मर के साथ काम करके, उनके साथ सीख के, उनको सिखा के मुझे बहुत आत्मसंतुष्टि मिलती है इस प्रोफेशन में आने के बाद। जी, तभी कहा भी गया है कि जो पैशन है उसी को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जब आप पैशन फॉलो करते हैं तो आप उसमें अपना 100% दे पाते हैं। शुरू में इस ब्रांच में कुछ तकनीकी डिफ़िकल्टी थी, क्योंकि इस ब्रांच में जैसे दूसरी ब्रांच है, कंप्यूटर है और है, उसकी तरीके से आपको बहुत बड़े पैकेज शुरू में नहीं मिलते हैं प्राइवेट में भी, क्योंकि आजकल भी यूथ का ज़्यादा रुझान जो है वो कंप्यूटर साइंस पे और दूसरे फील्ड पे है। पर अगर आप देखेंगे प्रैक्टिकली, आईआईटी में भी बहुत सारे लोग कंप्यूटर इंजीनियरिंग करके और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग करके वो भी स्टार्टअप एग्रीकल्चर में ही शुरू कर रहे हैं। तो जो लोग एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं उनकी तो बैकग्राउंड है, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा संभावना है। बस सिर्फ एक है कि थोड़ा सा अपना एक्सपोजर बढ़ाएं। जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के भी जो विद्यार्थी हैं और एग्रीकल्चर के भी जो विद्यार्थी हैं वो थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ाएं, और जब वो आईआईटी के लोग आके यहाँ स्टार्टअप कर सकते हैं तो उनके लिए तो बहुत बेसिक नॉलेज उन्होंने पहले ही पढ़ा हुआ है, तो उनके लिए तो बहुत आसान है और इस क्षेत्र में बहुत संभावना है। अच्छा डॉक्टर मान, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपने बताया आपने पैशन तो फॉलो कर लिया, लेकिन हर पैशन के अपने कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, तो वो क्या कुछ चैलेंजेस थे जो आपको अपना पैशन फॉलो करने के दौरान झेलने पड़े? जब आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जब आप करते हैं तो मैंने आपको बताया कि आप जब कंपेयर करते हैं अपने दूसरे पीयर के साथ, दूसरी ब्रांचेस के साथ, तो उस टाइम आपको लगता है कि भाई कहीं प्लेसमेंट मिलेगी क्या, कहीं पैकेज मिलेगा क्या, आगे फ्यूचर क्या रहेगा। पर मैं आपको बताऊं कि हम जब पढ़ते थे और हमारे साथ कुछ लोग ने मास्टर्स किया इसी फील्ड में और कुछ लोगों ने एमबीए किया, तो एमबीए में भी ये ब्रांच बहुत सपोर्ट करती है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ब्रांच एमबीए में बहुत सपोर्ट करती है। वो लोग एमबीए करके और कुछ बैंकिंग सर्विसेज में जाके अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये थोड़े से दबाव थे। बाकी जहाँ तक उस वक्त ट्रेनिंग का भी एक प्रॉब्लम था, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट ओपन नहीं थे, आईसीआर की कोई ट्रेनिंग की पॉलिसी नहीं थी। अब जो लोग एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, जो बच्चे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आ रहे हैं नए बच्चे, उनके लिए इंडस्ट्री भी ओपन हुई है। बहुत सारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हमारे कंट्री में आई है, ट्रैक्टर इंडस्ट्री का बहुत विस्तार हुआ है, फार्म इम्प्लीमेंट इंडस्ट्री का बहुत विस्तार हुआ है।
सॉइल वाटर में जो इरिगेशन की कंपनीज हैं वो बहुत सारी आ गई हैं, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन बहुत स्प्रेड हो गया है। तो अब उनके ट्रेनिंग की और उनके हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की बहुत ज़्यादा संभावनाएं इस प्रेजेंट सिचुएशन में हैं। तो उस वक्त कुछ चैलेंजेस थे, अब कुछ नए चैलेंजेस होंगे, वो मैं नहीं कह सकता, बट उस समय के जो चैलेंजेस थे अब वो शायद चैलेंजेस उतने ज़्यादा नहीं। जी हरिंदर जी, आप भी एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं, आप एग्रीकल्चर के फील्ड को किस तरह से देखते हैं? आपने खुद भी एग्रीकल्चर में अब तो पैर पसार ही लिए हैं। एग्रीकल्चर में जो सबसे बड़ा रोल है मैम वो टेक्नोलॉजी का है। अगर आपके पास टेक्नोलॉजी अच्छी है तो आप बहुत बड़ा काम भी चुटकियों में कर सकते हैं। जैसे पहले अपने पास ट्रैक्टर्स नहीं थे, अब ट्रैक्टर्स हैं, अब उससे भी अच्छे आ गए हैं, सीडर्स आ गए हैं। अभी यही है कि अपने कम मेहनत करके अच्छा प्रॉफिट के लिए और अच्छी फसल के लिए आपको टेक्नोलॉजी का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि जो एग्रीकल्चर है वो अब वो पुराने ज़माने वाली कृषि नहीं रह गई है, पढ़े लिखों का काम है एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी पूरी तरह से आ चुकी है। इसमें मैं ये बात कहूँगा कि अगर आप जैसे बात करते हैं यूथ को एग्रीकल्चर के साथ कैसे जोड़ना है, कि जब तक आप एग्रीकल्चर को ग्लैमराइज नहीं करोगे, जब तक उसमें ऑटोमेशन नहीं होगा, जब तक उसमें टेक्नोलॉजी नहीं आएंगी, तब तक यूथ हेजिटेट करेगा उसके साथ जुड़ने में। अब कोई भी सामान्य स्टूडेंट है या कॉमन मैन है, सब लोग मोबाइल रखते हैं, सब लोग टेक सेवी हैं, तो उसी रफ्तार से इस फील्ड की भी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और इसी कड़ी में मैं एक और बात बताऊं, हमारे संस्थान के पास एक प्रोसेसिंग टेस्टिंग सेंटर है विच इज़ यूनिक। तो जो मैन्युफैक्चरर प्रोसेसिंग की मशीनरी बनाते हैं वो अपनी मशीनरी को, अपने क्लेम को वेरीफाई करने के लिए यहाँ सर्टिफाइड जो सेंटर है उससे टेस्ट करा सकते हैं। तो बिल्कुल सही कहा है यहाँ पर डॉक्टर मान ने, एग्रीकल्चर और जो टेक्नोलॉजी है वो दोनों एक ही है, अलग नहीं करके देख सकते हैं हम इनको। फिलहाल वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे जो टेरोपिलिंग मशीन है वो किस तरह से काम करती है, साथ ही सीफेट और किन टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहा है ये भी जानेंगे, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप में। और कृषि स्टार्टअप की टीम इस वक्त है सीफेट लुधियाना पंजाब में और हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं डॉक्टर मान, और साथ ही हमारे साथ हैं एंटरप्रेन्योर हरिंदर सिंह जी भी। तो ब्रेक पे जाने से पहले सर हमने अपने ऑडियंस को, व्यूअर्स को ये बताया था कि हम समझेंगे कि किस तरह से जो पीलिंग मशीन है वो काम करती है, तो क्यों ना एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हो जाए। तो ये हमारी टेरोपिलिंग मशीन है, तो डॉक्टर मान क्यों ना एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन शुरू कर दें। हाँ बिल्कुल। तारो एक रूट क्रॉप है जिसको हम सामान्य बोलचाल में अरवी बोलते हैं। इसको मशीन में डालते हैं और एक बैच में आप 5 से 7 किलो इसमें एक बार डाल सकते हो। मशीन को स्टार्ट करेंगे और इसमें प्रोविज़न दिया गया है ऊपर से पानी के छिड़काव का, ताकि छिलका थोड़ा सा लूज़ हो सके। हम इससे इसके आरपीएम सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो अरवी है उसकी अलग अलग वैरायटी हैं जिनका छिलका आसानी से उतर जाता है, कुछ वैरायटी ऐसी हैं जिनका छिलका थोड़ा सा देर से उतरता है। और अब आप ये देखिए, ये रोलर ब्रश के साथ इसकी छिलका उतरने की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। तो एक बैच को इसको छीलने में लगभग 3 मिनट का समय लगता है, 2 से 3 मिनट का समय लगता है, और 1-1.5 मिनट इसका फिर अनलोडिंग में लगता है। देखिए आप, ये छिलका उतर गया है और पानी सारा नीचे सम्प में जाता है, और हम इस पानी को दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं और एक फाइनल वॉश फिर फ्रेश पानी के साथ इसको देते हैं। और जैसे ही हम आउटलेट खोलते हैं तो अरवी जो है, छिली हुई अरवी अपने आप बाहर आ जाती है।
तो मशीन की पूरी फंक्शनिंग हमने समझ लिया, किस तरह से मशीन काम करती है। आइए बाकी की बातें भी मैं आपसे जान लेती हूँ। हरिंदर जी, आप इसमें आगे क्या इम्प्रूव करने वाले हैं कि जो हमारे घर में भी ये यूज़ हो सके? साथ ही साथ मैं ये समझती हूँ कि जहाँ लाखों लोगों का या हज़ारों लोगों का या कई से लोगों का खाना जब तैयार होता है तो मुझे लगता है एक झंझट है इस तरह की सब्ज़ी को बनाना। तो आप किस तरह से इसको डिज़ाइन करने वाले हैं और कितने टाइम पीरियड में ये आप मार्केट में लॉन्च कर देंगे? इसके ऊपर अभी जैसे ये लोहे का मॉडल है तो अभी इसके ऊपर स्टेनलेस स्टील का मॉडल हो जाएगा, थोड़ा हाइजीनिक हो जाएगा, इसकी क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। और अभी जैसे ये मार्केट में तो अभी नेक्स्ट मंथ तक लॉन्च हो जाएगा। जैसे अभी मान साहब ने बताया कि इसकी कैपेसिटी 5 to 7 kg है, तो इसको बढ़ा के हम 25 से 30 किलो भी कर सकते हैं। तो कई जगह ऐसे हैं कि जहाँ पे लाइट नहीं होती तो वहाँ सोलर से भी इसका हो सके। तो ऐसी इसके ऊपर अभी काफ़ी चीज़ें हैं जिनके अभी ऊपर काम होना बाकी है। और ये तो सिर्फ टैरो की बात रही कि अरबी के अलावा भी हम इससे कुछ और भी पील कर पाएंगे या सिर्फ स्पेसिफिक रहेगा ये टैरो के लिए ही? जो भी आपकी क्रॉप है जो घूम सकती है, रोटेट कर सकती है, वो और उसका छिलका उतारने की या उसकी सफाई की ज़रूरत है। जैसे गाजर हो गई, मूली हो गई, आपकी स्वीट पोटैटो हो गई। पोटैटो भी जब नया हार्वेस्ट आता है उसके लिए तो पूरा ये कामयाब है। आज जब पोटैटो आप कोल्ड रूम में कोल्ड स्टोरेज में रख देते हैं उसको ये नहीं छील पाती है और इनिशियल लेवल पे छील देगी। तो जो इस तरह की जितनी भी वेजिटेबल है वो इसमें हमने टेस्ट की हैं और इसमें वो उसका छिलका उतरता है। जी, एक और मेरे दिमाग में एक वेजिटेबल आ रही है, वेजिटेबल कहें या गार्लिक जिसको हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, उसका छिलका उतारना भी बड़ा झंझट का काम होता है। क्या वो भी आप कुछ सोच रहे हैं उसके लिए भी कोई टेक्नोलॉजी आने वाली है? देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न किया है आपने। हमारे पास अब इस मशीन में तो वो नहीं होगा। गार्लिक छीलने के लिए और उसके पोड को तोड़ने के लिए भी हमारे पास टेक्नोलॉजी है। हमारा, जैसे मैंने बताया कि हमारा एक्रिप के थ्रू, एक्रिप और पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे पूरे कंट्री में 30 सेंटर हैं। तो जो हमारा उदयपुर सेंटर है उसने ये मशीन बनाई हुई है और ये मशीन अवेलेबल है। टेक्नोलॉजी तब तक हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होती जब तक वो किफ़ायती ना हो। कई चीज़ें हैं जो इसमें इम्प्रूव भी करेंगे हम लोग, और जैसे इसकी कॉस्ट होगी, कॉस्ट को कम करेंगे, या और कुछ भी इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ तो वो टाइम के साथ होता रहेगा। तो बिल्कुल जितने भी जो होटल हैं, रेस्टोरेंट्स के मालिक हैं, वो अब खुश हो जाइए क्योंकि उनके लिए काफ़ी जो टाइम की बचत है वो तो करेगी ही मशीन, और ये काफ़ी किफ़ायती भी होगी। तो डॉक्टर मान, मैं आपसे चाहूँगी कि जितने भी व्यूअर्स आज आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज ये होगा कि सरकार के भी बहुत सारे प्रयास हैं, हमारे संस्थान के भी बहुत सारे प्रयास हैं। प्रधानमंत्री जी का भी आह्वान है कि भाई यूथ संस्थान के साथ जुड़े, मेक इन इंडिया को प्रमोट करे। जो भी डिजिटल इंडिया का कंसेप्ट है, सेंसर बेस्ड मशीन का कंसेप्ट है, वो सारे कंसेप्ट आजकल जो भी कंपनी है और इंस्टीट्यूट हैं वो साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। मेरा ये आह्वान है यूथ के साथ भी, और जो एंटरप्रेन्योर हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं वो आगे आएँ, झिझक को हटाएं और हमारे संस्थान में आएँ, विजिट करें, देखें। उन बहुत सारी संभावना है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी हैं। अपने से संबंधित जिसमें उनकी रुचि हो उस टेक्नोलॉजी को अपनाएं और पैसा कमाएं। बिल्कुल सही बात कही आपने। हरिंदर जी, आपका मैसेज क्या होगा आज? पहले तो मैं आपका थैंक यू कहना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जो मेरे तक नहीं पहुंच पाते और जिनको इन टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता चलता, लेकिन एक आपके डीडी किसान के माध्यम से उन सभी लोगों तक मेरी मशीनरी और मेरी टेक्नोलॉजी और जहाँ सीफूड की जो टेक्नोलॉजी है वो वहाँ तक पहुँच पा रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी अपने किसान भाई बहनों से आज यही कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी को अपनाएं, हाईटेक किसान बने, क्योंकि कहा जाता है इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर इम्प्रूव्स लाइफ्स। तो मैं आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा है और बहुत सारी जानकारी जो हमें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड थी वो आज मिली है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस इन आवर शो। थैंक यू। कृषि स्टार्टअप में हम आपको आगे भी ऐसे ही प्रोग्रेसिव एंटरप्रेन्योर से मिलवाते रहेंगे जो कृषि जगत में नित नए आयाम गढ़ देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है आपकी स्टार्टअप जर्नी भी दिलचस्प है और ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है digital.agrikisan@gmail.com। इसी के साथ प्रोग्राम में अब तक दिखाए गए हमारे किसी भी स्टार्टअप के साथ अगर आप डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं या फिर उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहते हैं, तभी आप हमें इसी मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। मेल आईडी फिर से दोहरा देती हूँ आपके लिए, digital.agrikisan@gmail.com। दोस्तों, प्रोग्राम को लेकर आपका जो फीडबैक हमें मिलता है हमें बेहद खुशी होती है और हम उम्मीद करते हैं आप इस फीडबैक को जारी रखेंगे। अगले हफ्ते एक नई स्टार्टअप जर्नी को लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।